बहुत यात्रा किया है, तो हमारा सवाल है कि आप वर्क कर रहे हैं तो ये क्यों न हम लोग एक निकाल ले ए टेक्टफुल फार्मूला फॉर द सक्सेस ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन पॉलिटिक्स। आप फार्मूला दीजिएगा। आप सब टीचर हैं, आदमी का एजुकेटिव बहुत कम है। सुनिए, आप प्रोफेसर हैं, ये फार्मूला वाला चीज से बाहर निकलिए। बच्चों को पूरा बिहार में आप लोग ऐसे पेपर पढ़ना सिखा दिए, मत कीजिए ये काम। हमको ये विद्या मत दीजिए, फार्मूला नहीं चाहिए हमको। हम लोग के गुरुजी कहते थे कि एनसीईआरटी का जो किताब है 8वां 9वां का, इसको रगड़ मारो। अब गुरुजी लोग कह रहे हैं कि गेस्ट पेपर बढ़िया वाला है, इसको 4 सवाल पढ़ लो। ये फार्मूला के चक्कर मत पड़िए, नुकसान हो जाएगा आपका। आप फार्मूला ना निकालते हैं, फार्मूला नहीं निकालिएगा। आपका आइडेंटिटी कहाँ कितना है, किसके पास नहीं है, न रहे वो चला गया। अगर आप शॉर्टकट फार्मूला ढूंढ रहे हैं तो हम आपके लिए बेहतर व्यक्ति नहीं है। शॉर्टकट फार्मूला वाले लोगों के पास जाइए। हम लोग कछुआ की चाल से चलने वाले और पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले लोग हैं। परीक्षा के समय 4 गो गेस पेपर लेके गुरुजी के पास जाके कि सर कौन सवाल आएगा, वो सवाल पढ़ के पढ़ने वाले नहीं। आप सीएम साइंस कॉलेज में कहाँ पढ़ाते हैं? सीएम साइंस कॉलेज में। तो हम आपको बता दें, हम सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं पढ़ते। हम यही बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े और अपने साल इस पूरे राज्य के 10वां टॉपर थे। साइंस कॉलेज कैवेंडिश में रहते थे। हमने कभी फार्मूला नहीं पढ़ा। हम लोग को गुरुजी लोगों ने बताया फंडा क्लियर है तो फार्मूला का जरूरत नहीं। फंडा क्लियर होना चाहिए, ना तो फार्मूला रटते रटते जीवन बीत जाएगा, कहीं नहीं टिक पाइएगा सामने। इसलिए बच्चों को ये ना सिखाइए, आप बच्चों को सही बात बताइए। फार्मूला के चक्कर में पड़िएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है बिहार को सुधारने के लिए। 1965 से लेकर आज तक, 1965 तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में था। 65 से लेकर आज 2023 तक 35 साल उधर और 23 साल इधर, 50 साल से ज्यादा हो गया। 27 अलग अलग मुख्यमंत्री हमने देखा है। 5 गवर्नर रूल देखा हम लोगों ने, किसी से सुधार नहीं हुआ। यही फॉर्मूला के खोज में कोई सामाजिक न्याय का फॉर्मूला दे दिया, कोई गरीबी हटाओ का फॉर्मूला दे दिया, प्रशांत किशोर आए तो 7 निश्चय का फॉर्मूला दे दिए, नहीं चला। तो मेरा अपना अनुभव है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं। जब तक समाज में उतरकर हम लोग काम नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं सजग होइएगा, जब तक आप सही लोगों का चुनाव नहीं कीजिएगा, तब तक कोई शॉर्टकट नहीं है। और किसी को हिम्मत करके 10 साल 20 साल के नजरिए से काम शुरू करना पड़ेगा। भले हम लोग वहां 2 बरिस में पहुंच जाएं, लेकिन 10 बरस भी लगे तो ये करना है। इस दृढ़ संकल्प से ही इसको करना पड़ेगा। आप मेरी बात का यकीन जानिए, जब देश आजाद हुआ तमिलनाडु बिहार बराबर का राज्य था। आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना बड़ा राज्य है। आज तक वहां मोदी भाजपा नहीं आए तो मत कहिए कि मोदी जी बना दिए। और कांग्रेस भी वहां 45 साल से नहीं है। लेकिन जिस द्रविडियन आंदोलन ने तमिलनाडु को आज शीर्ष पर पहुंचाया है, वो आंदोलन पेरियार और अन्ना दुरई ने 45 बरस तक किया है। 45 बरस आंदोलन किया। और जब सरकार बनी तो वो आंदोलन का, उनकी समझ का प्रयास था, उनका प्रभाव था। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चियों को सबसे पहले पढ़ाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा फोकस प्राइमरी एजुकेशन पर तमिलनाडु में डाला। आज नतीजा यहाँ डॉक्टर लोग बैठे हैं, एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं। देश में जितना नर्सिंग कॉलेज है, आप केरल के महिलाओं को जानते हैं नर्स के तौर पर, लेकिन देश में जितना नर्सिंग कॉलेज का सीट है, उसमें करीब करीब 2/3 सीट अकेले तमिलनाडु में नर्सिंग कॉलेजेस का है। क्योंकि वहां के लोगों ने इस बात की महत्ता को समझा। इसीलिए आज आपका और हमारा बच्चा जाकर कोयम्बटूर में मजदूरी कर रहा है, कोई तमिलनाडु से बिहार में नहीं आ रहा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, आपको भगवान ने समय बुद्धि सब दिया है, ये शॉर्टकट का फॉर्मूला मत लगाइए। अपने बच्चों को लंबी लड़ाई के लिए, लंबा सुधार के लिए तैयार कीजिए।
ये फॉर्मूला दीजिएगा तो फॉर्मूला जितना याद रहेगा उसके आगे का उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि दाएं जाना है कि बाएं जाना है। जिसको अगर किसी को कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। बोलिए बोलिए, आप तो यंग आदमी हैं, सही बोलिए। दलित के लिए आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से उत्थान हो? क्योंकि समाज में भी दलित के लिए बहुत तरह की योजनाएं, बहुत तरह की शिक्षाएं के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, फिर भी दलित आगे नहीं जाकर के पिछड़ते हुए जा रहे हैं। इसके लिए आपकी क्या सोच है सर? धन्यवाद। देखिए, दलितों के नजरिए से आज देश में सबसे ज्यादा जिसका सम्मान अनुसूचित जाति समाज के लोग करते हैं वो बाबा साहब। बाबा साहब से ज्यादा सम्मान शायद ही दलितों के मन में किसी के लिए है। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लोगों ने क्या समझ लिया, संघर्ष पहले जारी करो, उसके बाद संगठन बना लो, दल बना लो, अशिक्षित हो चाहे मत हो। अगर बाबा साहब ने ये बात कही है तो उस बात की गंभीरता समझिए। समुद्र में पानी तो बहुत है, लेकिन आपके लोटा में तो उतने आएगा जितना आपका लोटा है। बाबा साहब ने अगर ये बात कही है, इसको अगर आप गंभीरता से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो उसके पीछे उनका पूरा अनुभव जीवन का है कि अगर शिक्षित बने बगैर संगठित हो जाओगे तो समाज में एनार्की फैलाओगे। अगर संगठित हो गए बिना पढ़े लिखे, संघर्ष पे उतर जाओगे तो लाठी डंडा आर्म्स का स्ट्रगल करोगे। इसीलिए उन्होंने इस ऑर्डर में कहा, पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, फिर संघर्ष करो। तो अनुसूचित जाति समाज के लोगों के नजरिए से आप मुखिया रहे हैं, समाज की चिंता करने वाले लोग हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आवाज उठाइए, न कि संघर्ष करके दलित, महादलित, मंच, महामंच, ये मंच, वो संघ, ये संघ, वही बनाने में बर्बाद कर दिया। संघर्ष करने से पहले, संगठित होने से पहले शिक्षित होना जरूरी है। अगर बिना शिक्षा के संगठित होकर संघर्ष करने लगिएगा तो ज्यादा संभावना यही है कि आप डिरेल हो जाइएगा। आपका समाज में पढ़े लिखे होशियार लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा आपको सुझाव है कि अगर आप सही मायनों में अपने समाज के लिए चिंतित हैं तो उस समाज में बच्चों को पढ़ाने की जो स्थिति है, हम इतने दिन से पैदल चल रहे हैं, महादलितों की जो स्थिति है हम चंपारण से देख रहे हैं। पहली बार, हम खुद इसी बिहार में पैदा हुए हैं, गांव में रहे हैं, लेकिन पहली बार हमने देखा कि जो मुसहर समाज के लोग हैं, 40 साल 45 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद बहुत सारे लोगों का पैर पूरा काला हो गया। मैंने वहां चंपारण में ये देखा, जानने का प्रयास किया भाई सब लोगों का पैर काला क्यों है। तो पता चला कि ये जो मुसहर समाज के लोग हैं वो गांव के उस इलाके में उनका टोला है जो सबसे ज्यादा नीचे है, पानी वहां ज्यादा लगता है। तो उनके झोपड़ियों में जाइए तो पलंग, कुर्सी, टेबल ये सब नहीं है, खटिया चौकी भी नहीं, चाचर बिछा के ही रहता है। और उसके झोपड़ी में 3 महीना 4 महीना पानी लगा रहता है, इसी वजह से उसका पैर काला हो जाता है, ऐसा लोग बताते हैं। तो जब आप पढ़िएगा नहीं तो कितनों संघ बना लीजिए, कितनों दलित महादलित कर लीजिए, कितनों आरक्षण ले लीजिए, आपके समाज का भला नहीं हो सकता है। तो पढ़िए और पढ़ के संघर्ष कीजिए, तभी बात बनेगी, ना तो सुधरने वाला नहीं। जो जिसको पूछना है पूछिए, हम तो बैठे हुए हैं। सर, मेरा नाम दीपक कुमार है, हम इंजीनियर हैं। सर, आपसे सवाल नहीं, एक सुझाव चाह रहे हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं जो नए, तो उनको मन में डर रहता है कि हमारे आस पड़ोस के जो बड़े नेता हैं वो या तो हमको दबा देंगे, या कभी कभी जैसे आप आए हैं तो हम लोग आपके वजह से आपको पूरा चर्चा कर देते हैं। वहाँ हम लोग को होशावास नहीं रहता है कि हम क्या बोले नहीं बोले, अगला को कैसे बुरा लगेगा, किस बात का बुरा लगेगा। वो चीज़ थोड़ा सुझाव दे दीजिए कि हम लोग अपना करियर कैसे आगे बढ़ें। देखिए,
आपको नेता भी बनना है और आपको डर भी लग रहा है। तो हमसे किसी ने पूछा कि नेता बनने के लिए 3 गो चीज भैया क्या जरूरी है। तो 3 जो सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपको नेता बनना है तो आपको बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, बुद्धि समझ तो होनी ही चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, आपका सहयोगी सलाहकार सब थोड़ा बुद्धिमान हो तो काम चल जाएगा। दूसरा, आपका चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छा हो खराब हो, गुंडा का हो ईमानदार का हो, चरित्र होना चाहिए। लेकिन चरित्र में भी बात है कि हमारा चरित्र बहुत खराब है लेकिन हमसे ज्यादा वाला जिससे लड़ाई है हमसे भी उसका ज्यादा चरित्र है तो आदमी कहता है चलो दोनों में तो यही ठीक है, वो भी काम चल जाएगा। लेकिन तीसरा, जिगर होना चाहिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कोई सलाहकार आपका जिगर नहीं बदल सकता है, दूसरे का जिगर कम हो चाहे ज्यादा, आपका तो अपना ही है। तो बुद्धिमान होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए और जिगर होना चाहिए। बुद्धिमान नहीं रहिएगा काम चल जाएगा, थोड़ा कैरेक्टर कम ज्यादा रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जिसको जिगर नहीं है वो राजनीति नहीं कर सकता है, किसी भी क्षेत्र का अगुवा नहीं बन सकता। सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, जो डॉक्टर है उसको ये जिगर है कि हम यहाँ आकर क्लिनिक खोलेंगे और सबसे अच्छा बनकर दिखा देंगे। तो जब जिगर ही नहीं, जो शिक्षक है उसको मालूम है कि हम यहाँ छात्रों के बीच में बन जाएंगे। सब किसी भी प्रोफेशन में, कोई दुकानें चला रहा है, आपको लगता है बनिया लोग बड़ा डरता है, इसी रंगदारी के माहौल में दुकान लगाकर पैसा कमा रहा है, उसको जिगर है तभी न कमा रहा है। तो बिना जिगर के कुछ नहीं हो सकता है। हम मान लीजिए पैदल चल रहा, आप कहे कि किसी के सामने बोलते हैं वो आदमी को बुरा लग जाएगा, तो हम भी तो 18 महीना से चल रहे हैं। लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी, इतना बड़ा बड़ा आदमी है, इतना व्यवस्था है, हमारे साथ 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन एक भी सिपाही नहीं काम करता है। इस पूरी व्यवस्था में कहीं सुरक्षा का जुगाड़ नहीं। ये आत्मबल है कि जो भी होगा बिना सुरक्षा के ही चलेंगे। लोग बिहार में कहता है भैया सुरक्षा ले लीजिए ना तो बड़ा गड़बड़ा जाएगा। हम 18 महीना से चल रहे हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो सबको मालूम है। लेकिन मैंने जो आपको बात बताई, समाज चाहे जितना खराब हो, आज तक हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा है, कोई कुत्ता भी नहीं काटा। हम यही रहते हैं इसी गांव में, सरेह में, जहां जाते हैं वहां सोते हैं, पैदल ही चलते हैं, कोई साथ में सुरक्षा बल नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं मारा। वो आत्मबल आपको कोई मार सकता है, हम ये नहीं दावा नहीं कर सकते कोई नहीं मारेगा, लेकिन ये आत्मबल आपको लेकर चलना है कि समाज के लिए आप निकले हैं तो कोई 2 थप्पड़ मार सकता है, इसमें क्या बात है, काहे डर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी आए हैं और जिनको प्रशांत जी के साथ फोटो सेल्फी लेना है वो आगे बढ़ के फोटो सेल्फी ले लीजिए भाई, जिनका सवाल है ले लीजिए। आप, हम बैठे हुए, आपको चिंता करनी, हम तो यहीं रहते हैं। सर मेरा नाम प्रिंस कुमार है और सर मैं आपसे क्वेश्चन, अभी सर आपने बोला पूर्व मुखिया जी के क्वेश्चन पे कि शिक्षित, पहले शिक्षित होना चाहिए, फिर उसके बाद संगठित होना चाहिए, फिर संघर्ष। हम नहीं बोले, तो बाबा साहब ने बोला। हाँ, मतलब अभी आपने बाबा साहब स्पीच को जो पे इसलिए कहा कि आप उसको उल्टा समझ लिए, लोगों ने उसको कैसे उल्टा समझ लिया हम आपको ये बता रहे। बाबा साहब के कहने पे सर जो समाज शिक्षित होते हैं फिर अपना आवाज एक सामने रखते हैं, जो फिर उसको क्या जब आवाज रखते हैं तो क्या बोलते हैं, नारे तुम तो ये जाति से हो, तुम्हारा कैसे ये सामने बोल सकता है। ये सब माइंडसेट समाज से कैसे दूर होगा। आपको कोई रोक तो रहा नहीं रहे, हमको तो नहीं लगता है। नहीं सर, रोक नहीं रहे सर, मुझे जवाब देता हूँ। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि आज के देश में कोई अनुसूचित जाति समाज का कोई बंदा अगर खड़ा होकर आवाज उठाता है तो किसी को दम नहीं है कि उसको रोक देगा। आप उससे सहमत हो ना हो, लेकिन कोई किसी को रोक नहीं सकता है। रोकेगा तो आगे लग जाएगा, कैसे रोकेगा। हम लोग तो नहीं देखते ऐसा कहीं। कोई मतलब एससी समाज का बंदा खड़ा होकर बोले प्राइवेट में, कोई तो आगे हम दूसरे जाति के हमको कोई 2 थप्पड़ मार देगा तो अलग बात है, लेकिन समाज में आपको बोलने से कोई रोक देगा इसलिए कि आप दलित समाज के हैं, इसकी संभावना कम है। आज की तारीख में इक्का दुक्का घटना किसी के साथ हो सकती है, लेकिन ये सर्व मान्य बात है कि भाई जो चाहे वो बोल सकता है। सर, अभी के पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर में वही पुराने चेहरे अदल बदल के हम लोग के सामने आ रहे हैं। क्या आप निकट भविष्य में आप अपने सिद्धांतों के साथ विकल्प दे रहे हैं हम लोगों को? भैया हमारे पास तो दल है नहीं। हमने आपको पहले कहा कि हम
उन लोगों को साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं जो विकल्प दे सकते हैं। हमारे विकल्प, अगर हमारे पास क्षमता होती विकल्प देने की, तो हमको अपना जीवन खपाने का क्या जरूरत है, हम पटना में बैठते विकल्प बना देते। लेकिन समाज में वो लोग हैं जिनमें वो क्षमता, वो विद्वता, वो जज्बा है जो विकल्प दे सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि उन लोगों का एक बड़ा समूह बनाया जाए ताकि लोग एक दूसरे का बल भी बने, एक दूसरे की ताकत भी बने, एक दूसरे का सहारा भी बने। हमारी उतनी ही भूमिका है कि सबको एक साथ लाया जाए। नहीं, ऑर्गेनाइज तो आप ही को होना है। हम तो वो रास्ता बता रहे हैं किस तरह से किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए जन स्वराज अभियान में इस चीज को जोड़ा जाए कि स्थानीय स्तर पर जो उत्पादित सामान है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, इसको अगर अभियान में शामिल किया जाए तो कुछ लोग ज्यादा उद्योग खोलने में प्रोत्साहित होंगे। दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बलपूर्वक किसी को आप कुछ उपभोग करने के लिए मजबूर कर सके। हम लोगों ने कम्युनिस्ट राज देखा, आपने देखा सब ताश के पत्ते की तरह गिर गया। जहां पर स्वेच्छा से लोग कंज्यूम करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो सामान कंज्यूम होगा वो कहीं ना कहीं से आएगा ही। तो बिहार में अभी तो आंकड़ा पता नहीं देखते हैं कितना देखते हैं। अभी एक देश में सर्वे अभी आया है मंथली एक्सपेंडिचर का, तो बिहार में मंथली एक्सपेंडिचर प्रति व्यक्ति 3200 रुपया है। अब 3200 रुपया में क्या आदमी खर्चा करेगा, क्या उसमें व्यापार होगा, क्या उसमें कोई प्रॉफिट कमाएगा। मेक इन इंडिया नारा है। नारा तो हम लोग लिखे, नारा लिखने से देश नहीं सुधरता है। मेक इन इंडिया का नारा देने से नहीं सुधरेगा। यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि लोगों को शिक्षा और पूंजी उपलब्ध कराई जाए। बिहार से पलायन सिर्फ लोगों का नहीं है, आप इस बात को समझिए। बिहार में गरीबी इसलिए है कि जो नहीं पढ़ा लिखा है वो मजदूर के तौर पर पलायन कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी के लिए पलायन कर रहा है। लेकिन इन दोनों से बढ़कर पूंजी का पलायन है। पैसा यहां से वहां जा रहा है जहां पर उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सके। एक आरबीआई का आंकड़ा है, आपको बताएंगे, 2 मिनट आपको लगेगा, समझ लीजिए, क्योंकि इसकी चर्चा बिहार में कोई करता नहीं। एक आंकड़ा होता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। कितना पैसा आप बैंक में रखे और बैंक ने कितना पैसा ऋण के तौर पर समाज को वापस किया, गाड़ी खरीदने के लिए, दुकान चलाने के लिए, घर बनाने के लिए। देश के स्तर पर सीडी रेशियो है 70%। मतलब अगर बैंक में 100 रुपया रखा जाएगा तो बैंक 70 रुपया लोन के तौर पर समाज को वापस करता है। बिहार में 1990 में सीडी रेशियो था 40%। जब लालू जी का 15 साल जंगल राज चला तो 40 से गिर के हो गया 28%, और अभी 18 साल नीतीश और भाजपा के राज के बाद वो बढ़कर हुआ है 40%। अब इसका नतीजा समझिए क्या है। पिछले वित्तीय वर्ष में, और आरबीआई के वेबसाइट पे आंकड़ा है, जाके देखिएगा, पिछले वित्तीय वर्ष में इसी गरीब बिहार में हमने, आपने, सबने मिलकर बिहार के बैंकों में 4,41,000 करोड़ रुपया जमा किया। 4,41,000 करोड़। अगर 70% सीडी रेशियो होता जो कि देश का औसत है तो 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर बैंकों से मिलना चाहिए था। उद्योग धंधे के लिए, घर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। मिला कितना? 1,60,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बैंक वाला यहां बिल्डिंग में तो रखा नहीं है। बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में भेज दिया जहां पर उस कैपिटल का, उस पूंजी का ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो आप केरल का सीडी रेशियो देखिए, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात का सीडी रेशियो 90 से ज्यादा है। मतलब वहां के गुजरात के लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं तो 90 रुपया उसको ऋण के तौर पे मिल रहा है। बिहार में 100 रुपया जमा कर रहे हैं, आपको 40 मिल रहा है। इसका नतीजा क्या है, आप इसको जरा समझिए। 1990 से लेकर पिछले साल फाइनेंशियल ईयर तक बिहार से बैंकों ने
26,20,000 करोड़ रुपया पूंजी को ट्रांसफर कर दिया, जो आपके हमारे बचत का पैसा था। आपने बिहार में किसी नेता को, किसी अर्थशास्त्री को, किसी बैंकर को, किसी पत्रकार को इस पर कोई चर्चा करते सुना ही नहीं होगा। 1990 से लेकर पिछले साल तक बिहार सरकार का अगर टोटल बजट जोड़िएगा वो भी 26 लाख करोड़ नहीं है। और 26 लाख करोड़ रुपया आप अंदाजा लगाइए, अगर लोगों का यहाँ यहीं पर जमा, यहीं पर इन्वेस्ट होता तो कितना ज्यादा घर बनता, कितनी ज्यादा गाड़ियां बिकती, कितना ज्यादा छोटा मोटा दुकान खुलता। और अगर घर बनता तो लोगों को बॉम्बे में जाकर इलेक्ट्रीशियन नहीं बनना पड़ता, यहीं पे वो काम मिलता। तो बिहार में जरूरत यह है कि जो पहले 15 साल है उन बच्चों में शिक्षा के लिए इन्वेस्ट किया जाए, ताकि वो बाकी के 50 साल सरकार पर बोझ ना बने। अगर 15 साल आपने बच्चों को पढ़ा दिया तो टैक्स देगा सरकार पर, राशन, साड़ी, कपड़ा, नली गली, घर के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। और जो युवा है उसको सरकार पूंजी दे, पैसा दे, ताकि कर्ज दे, ताकि वो कुछ ना कुछ कर सके। मान लीजिए आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास 50,000 रुपया है, अब बैंक वाला 1 लाख रुपया लोन देगा तो आप सहरसा में एक सैलून खोल दीजिएगा, खुद भी कमाइएगा, 4 आदमी को नौकरी भी दीजिएगा। लेकिन अगर बैंक लोन न दे, 50,000 में सैलून खुलेगा नहीं तो आप जाके बॉम्बे में किसी सैलून में मजदूरी कीजिएगा। ये फर्क है। तो पूंजी की उपलब्धता एकमात्र जरिया है पढ़ाई के साथ। पढ़ाई और पूंजी अगर 2 चीज यहां उपलब्ध करा दीजिए तो लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को समझ है, काम करने की क्षमता है, उनके पास पैसा नहीं है और उनके पास सही पढ़ाई नहीं। तो बच्चों को पढ़ाना, और जो पढ़ लिख के निकल गया है या अच्छा या खराब, उसको पैसा पूंजी दे ताकि वो कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके, तब बात बनेगा। लोगों को जबरदस्ती कहिएगा कि जिलेट का से यूज करो, उसका पैसे नहीं तो कैसे करेगा। आप कहिएगा कि बिहार में जो बनेगा वही खाद यूज करो, और खाद अगर 400 रुपया महंगा है तो काहे कोई लेगा भाई आपसे। जरूरत इस बात की है कि किसान के पास इतना पैसा तो हो कि वो खाद खरीदे। अगर खाद आप ज्यादा कंज्यूम कीजिएगा, अपने आप जो खाद बना रहा है वो लाके यहाँ बनाएगा, एक समय आएगा जब वो यहाँ बनाएगा। जब यहाँ कंजम्पशन ही नहीं तो काहे बनाएगा भाई। यहाँ जब कंजम्पशन ही नहीं है, 100 आदमी में 2 आदमी के पास गाड़ी है बिहार में, देश में 100 में 8 आदमी के पास गाड़ी है। जो विकसित राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, वहां 100 में 25 से 30 आदमी के पास गाड़ी है। तो वहां ज्यादा गाड़ी का शोरूम है, वहां गाड़ी बन रहा है। अब बिहार में बना के तमिलनाडु काहे भेजेगा, जब गाड़ी यहाँ ज्यादा बिकेगा तब ना यहाँ बनाएगा भाई। कंजम्पशन ही उपाय है। लोग के हाथ में पैसा हो ताकि वो कंज्यूम करें, वो कंज्यूम करेंगे, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सब आदमी। प्रशांत किशोर जी के साथ जिनको फोटो सेल्फी लेना है आगे बढ़ के प्रशांत जी के साथ फोटो सेल्फी लेंगे। हमारे साथी गेट पर हैं जिनको इस अभियान से सर एक पूछना चाह रहे थे, जो आप अपने आप को राजनीतिक में किस विकल्प में देखते हैं। और दूसरा सवाल था, जो जनमानस में ये मैसेज फैल रहा है, जो जैसे देश लेवल में मान के चलिए ओवैसी जो है सो एक अपना पार्टी बना के काम कर रहा है, यहाँ आप घूम रहे हैं, 3 ध्रुव में यहाँ सब पॉलिटिक्स चल रहा है, तीनों ध्रुव में जिस पार्टी में जुड़ जाएगा उस हिसाब से सरकार बनता है। इस पर हम सब पूछना चाह रहे थे जो उसमें किस तरह से हम लोग को उम्मीद दिया जाए। हम लोग जनता के ध्रुव बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जनता का एगो ध्रुव बनना चाहिए, नेताओं का ध्रुव तो बन ही गया है, एक जनता का ध्रुव बने उसका प्रयास। मेरा नाम कृपा शंकर ओझा। हम जो है सो यहाँ केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और कई महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य थे। हम जो है सो 2021 में सेवानिवृत्त हुए। आपसे पटना कार्यालय पर 2-2 बार इंटरेक्शन 2-2 ढाई घंटे का हुआ और यहाँ भी कुछ लोग आए थे, उनके साथ मेरा प्रवास हुआ था। अभी सेवानिवृत्ति के बाद थोड़ा सा बाहर भी रहने लगा हूँ। मेरा एक प्रश्न है, मन में पहले एक सवाल आता था कि आप इतने बड़े रणनीतिकार हैं, सत्ता परिवर्तन करा लेते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की ओर क्यों नहीं जो है सो आगे बढ़े हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए हैं। प्रश्न मेरा छोटा सा है, बिहार बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा और शिक्षा जो है सो बहुत बढ़िया जो उपाय आपका जो है सो हर केंद्र बिंदु शिक्षा ही होती है। तो अभी जो है सो कुछ कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित भी हैं,
जैसे अभी कुछ जगह आंदोलन चल रहा है कि पूरे भारत में एक तरह की सिलेबस बने, एक तरह का पाठ्यक्रम रहे, जिससे सभी लोगों को समान शिक्षा का अवसर मिले। अपने यहाँ बिहार बोर्ड है, दूसरे जगह CBSE है, ICSE है, ISE है, हर जगह अपनी अपनी व्यवस्था है। तो कुछ बातें जो है जो केंद्र प्रायोजित हैं, तो उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में कैसे आगे लेकर के चलेंगे ताकि जो है सो बिहार द्रुत गति से आगे बढ़ सके। देखिए, मेरा व्यक्तिगत अपना मत है कि बहुत ज्यादा एक रूपता समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। एक आदमी दिल्ली में बैठ के तय कर दे कि बिहार के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, बंगाल के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, तमिलनाडु के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, वो सही शिक्षा नीति मेरी समझ से नहीं है। जो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो एक फ्रेमवर्क बनाने की है। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना दीजिए कि उसके अंतर्गत जो अपने लोग हैं, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने जमीनी हकीकत के आधार पर अपना रास्ता तय करें। जो दुनिया के सबसे विकसित देश है, फिनलैंड, चलिए फिनलैंड जो है वो पीसा के रैंकिंग में दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा जहां प्रभावशाली बेहतर प्राइमरी एजुकेशन है फिनलैंड है। वहां पर छोटे छोटे काउंटियों को यह अधिकार है कि आप अपना सिलेबस एक बड़े फ्रेमवर्क में फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप मैथिली यहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और दिल्ली सरकार बैठ के तय कर दे कि सबको जर्मन ही पढ़ना है, तो हम लोग को तो अच्छा नहीं है। उनका काम यह है कि ये तय करे कि 3 लैंग्वेज पढ़ाना है। भाई एक हिंदी निश्चित कर दो, अंग्रेजी निश्चित कर दो, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट तो छोड़ दो ताकि लोग नीचे अपने स्तर पर तय करें कि उनको संस्कृत पढ़ना है कि मैथिली पढ़ना है कि अरबी पढ़ना है कि उर्दू पढ़ना है। अगर हर चीज दिल्ली से फिक्स कर दिया जाएगा तो वो उससे समाज की, देश की ताकत बढ़ेगी नहीं, घटेगी। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी बढ़ती हुई आपको दिखे भी तो अल्टीमेटली उसका नुकसान है, लंबे समय में उसका नुकसान है। तो एक फ्रेमवर्क रहे, गुलदस्ता रहे, उसमें अलग अलग फूल रहे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर एक ही फूल का गुच्छा सब बनाने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें थोड़ी नीरसता भी है और उसमें ज्यादा आगे परेशानी भी हो जाएगी, कोई ना कोई उसमें रिवोल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप सब अनुमति दें तो इसको खत्म करें, वरना तो चलता है।